कि छात्र नेता वो बने जिसके पास में 50 फॉर्च्यूनर हो, 10 डिफेंडर हो। भाई एक किसान का बच्चा कैसे छात्र नेता बनेगा? डीयू के चुनाव देखो, जेएनयू के चुनाव देखो, वहाँ चुनाव होते हैं मुद्दों पे, तार्किकता पे, बुद्धिमत्ता पे, कि आप में कितनी आपकी बुद्धि है, आप कितना समझते हो, कितनी नॉलेज है। और जिस छात्र नेता की नॉलेज अच्छी होगी, जिसकी पढ़ाई अच्छी होगी, तो वही तो छात्रों की मदद करेगा। 50 फॉर्च्यूनर वाला कौन सी मदद कर देगा बेरोजगार युवाओं की, जो विश्वविद्यालय के युवाओं की क्या मदद कर देगा? वो तो गाड़ी से नीचे नहीं उतरेगा ना पढ़ने के बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र सिंह और इस खास बातचीत में हमारे साथ आज मनोज जी मीणा साहब है, जो बेरोजगार युवाओं के लिए हमेशा लड़ते हुए नज़र आते हैं। वो भी धरातल पर लड़ते हुए नज़र आते हैं और कई मुद्दों को लेकर हमेशा प्रदर्शन भी करते हुए नज़र आते हैं। इनसे ही आज खास बातचीत में कई मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे, जैसे कि कई भर्तियाँ है, एसआई भर्ती है और मुख्यतः युवाओं और बेरोजगारों के लिए। नमस्कार सर, आपका स्वागत है इंटरव्यू में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का, जो आप युवाओं के मुद्दों पर हमसे बात करने के लिए आए। बिल्कुल सर, पहले बातचीत कर लेते हैं बेरोजगार युवाओं के बारे में। क्या कारण है कि आप शुरुआत से कई वर्षों से मैं देखता आ रहा हूं कि हमेशा से ही धरातल पर बेरोजगार युवाओं के लिए आप लड़ते हुए नजर आते हैं? देखो, ऐसा है, मैं खुद एक किसान घर से आता हूँ, गरीब घर से आता हूँ, तो बेरोजगार युवाओं की पीड़ा मैं समझता हूँ। इस भजनलाल सरकार को राजस्थान के बेरोजगार युवाओं ने वोट देकर बनाया, लेकिन आज राजस्थान के युवाओं को लगता है कि जैसे कांग्रेस सरकार चला करती थी, पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, भर्तियाँ समय पे नहीं आ रही, वही हाल इस सरकार में हो रहा है। तो मेरे को ये लग रहा है कि राजस्थान का युवा आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि हमने एक सरकार को वोट तो दिया, एक सरकार तो बनाई, लेकिन वो सरकार आज हमारे हकों पे बात ही नहीं कर रही, हमारे साथ कहीं खड़ी हुई दिखाई नहीं दे रही। आप देखिए कि एसआई भर्ती के मुद्दे पर इन्होंने कितनी वाहवाही उस समय बटोरी, हर जगह चुनावी सभाओं में जाके भाषण दिए कि हम एसआई भर्ती को रद्द कर देंगे। सब 1.5 साल हो गए सरकार बने हुए, एसआई भर्ती पर क्या हुआ? कोई स्टैंड नहीं है। ये कह रहे हैं कि ये मामला कोर्ट में चला गया और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो अभी मछलियों को पकड़ रहे हैं, फिर मगरमच्छों को पकड़ेंगे। 1.5 साल इन्होंने मछलियों को पकड़ने में निकाल दी, 1.5 साल से जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये समझ नहीं आ रहा कि वो मगरमच्छ कौन है, कब पकड़ेंगे। पहले तो कहते थे बड़े बड़े कांग्रेस के मंत्रियों को पकड़ेंगे, किसी को पकड़ा है कि इन्होंने? किसी को नहीं पकड़ा। बड़े बड़े लोग इस भर्ती में गिरफ्तार हुए हैं। आरपीएससी के जो मेंबर थे, रामराम राय का, बाबूलाल कटारा जैसे लोग जेल के अंदर है। अभी एक एसडीएम भी गिरफ्तार हुए हैं। तो इतने बड़े लोग जिन्होंने बड़े लेवल भ्रष्टाचार किया है, उनको पकड़ा गया है। उसके बावजूद भी सरकार ये कह रही है कि इस भर्ती को हम रद्द नहीं करना चाहते। भाई क्यों नहीं करना चाहते? क्या तुम्हारा उनसे हित जुड़ा हुआ है? जो फर्जी लोग हैं इसमें जो चयनित हो रहे हैं, अगर वो थानों में जाएंगे, लोगों को लूटेंगे, परेशान करेंगे। तो आज जब 1.5 साल बाद अगर युवा आकलन करता है सरकार का, तो ये सोचता है कि एक गलती हो गई, एक बड़ी गलती हो गई। जो भजनलाल सरकार को वोट दे के सत्ता में तो लाए, लेकिन वो भजनलाल सरकार ही हमारे साथ नहीं खड़ी है। चाहे कोई पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे भर्तियों का मुद्दा हो, चाहे महिला आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा हो, चाहे फॉर्म भरने जैसी समस्या हो, एक भी मुद्दे पे सरकार युवाओं के साथ में खड़ी हुई दिखाई नहीं देती। एक भी मुद्दे पे सरकार जब बात नहीं करती है, तो मनोज मीणा को तो सड़कों पर निकल के आंदोलन करने पड़ते हैं। आंदोलन करने का शौक किसको है? किसी को नहीं है। तो मेरी मजबूरी है, उन युवाओं का दुख दर्द जब मैं देखता हूँ, जब मैं समझता हूँ कि ये बच्चे इतने परेशान हैं, कभी पेपर लीक से परेशान हैं, कभी फॉर्म नहीं भरने से परेशान है, कभी भर्ती नहीं आने से परेशान है, कभी रिजल्ट नहीं आने से परेशान है। तो युवाओं की बहुत सारी समस्या है जिनको लेकर वो परेशान रहते हैं। और साहब, आज प्रदेश में 50-60 लाख बेरोजगार युवा है और युवाओं की बात करें तो करोड़ों में है। उसके बावजूद भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं? आप मेरे को बताओ, कितना बड़ा अन्याय है हमारे युवाओं के साथ में। जो सारे नेता, सारी सरकारें कहती है हम युवा हितैषी है, युवाओं को आगे आना चाहिए, युवाओं के लिए काम करेंगे। कौन काम कर रहा है युवाओं के लिए? जिन नेताओं को यहाँ विधानसभा में भेजते हैं चुन के, वो नेता युवाओं के लिए लेटर भी नहीं लिखते, भूल जाते हैं कि हम युवाओं के पीछे आए हैं। तो साहब, ये सारे क्या है, दिखावटी दुनिया है। बाकी युवाओं का यहाँ पे कोई दुख दर्द समझने वाला नहीं है। अब हमको तो क्या है कि हम खुद युवा है, खुद हमने ये चीज़ें देखी है और एक गरीब घर से आते हैं, किसान के परिवार से आते हैं, तो उनकी पीड़ा का हमें अंदाजा है कि एक बेरोजगार युवा जयपुर रहता है इस महंगाई के दौर में, तो कितना खर्चा होता है जब वो 1.5-2 साल तैयारी करता है, एग्जाम देता है और फिर पेपर लीक के चलते, नॉर्मलाइजेशन के चलते उसके हकों के साथ में कुठाराघात होता है। उसे कितना बुरा लगता होगा। हाँ, जैसे कि आपने सही कहा कि महंगाई का दौर है और आपकी उम्र के जो युवा है वो हमेशा ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ सेट हो जाए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाए। उसी जगह आप मेरे हिसाब से इकलौते नेता हो गए जो अभी तक 5 से 6 बार बेरोजगार युवाओं के लिए जेल जा चुके हो। मैं ये कह रहा हूँ, पूरे राजस्थान में कोई बड़ा नेता हो,
कोई कांग्रेस का हो, कोई बीजेपी दल सत्ता में है, और भी अन्य जो दल है, अन्य जो नेता है, कोई भी युवाओं के मुद्दों पर आपको जेल जाते हुए नहीं दिखाई दिया होगा। तो फिर आप भी क्यों कहते देखो ऐसा है, ये सरकार ये समझती है कि मनोज मीणा को डरा देंगे, धमका देंगे, जेल डाल देंगे तो ये युवाओं के मुद्दे उठाना बंद कर देगा, ये पेपर लीक पे बोलना बंद कर देगा, ये महिला आरक्षण पे बोलना बंद कर देगा, ये भर्तियों पे बोलना बंद कर देगा, ये नॉर्मलाइजेशन में बोलना बंद कर देगा। तो हमें सहूलियत हो जाएगी। जब कोई सड़क पे सवाल ही नहीं पूछेगा तो इनका ये रहेगा ना कि देखो राज कितना अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो ये हर बार ये काम करते हैं, जब आंदोलन करता हूँ तो जेल भेजने का काम करते हैं, क्योंकि सरकार वाकई में डरती है युवाओं से। लेकिन सरकार से मैं लगातार कह रहा हूँ, आपको युवाओं से डरना पड़ेगा, उन्होंने वोट दिया है। लेकिन आपकी पुलिस से और आपकी सरकार से ये मनोज मीणा डरने वाला नहीं है। आपने मेरे को पिछले 1.5 साल में 5 बार मेरे को गिरफ्तार कर लिया, मैं कर रहा हूँ 500 बार कर लो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरा ये मतलब है, मेरा इतना स्वार्थ है कि मैं कैसे इस लड़ाई के ताकत पर, बलबूते पर कैसे युवाओं के काम कराऊं। मुझे जेल जाने में, गिरफ्तार होने में मुझे कोई समस्या नहीं है, बस काम होने चाहिए मेरे तो युवाओं के। मैं तो ये जानता हूँ इतना। बिल्कुल। महिला आरक्षण को लेकर भी आप कई जगह पर आपने प्रदर्शन भी किया था, इसको आप किस तरीके से देखते हो? क्योंकि महिलाओं को 50% आरक्षण मिला है, तो आप कहीं ना कहीं इसका विरोध करते हुए नजर आते हैं। देखो ऐसा है, ये सब राजनीति का हिस्सा है। जो भजन लाल जी कहते हैं कि मैं महिला सशक्तिकरण करके रीट लेवल 1 में महिलाओं को आरक्षण देके मजबूत करना चाहता हूँ, ये वोट बैंक का सशक्तिकरण कर रहे हैं। भजन लाल जी कितने महिला हितैषी है ये मैं सब जानता हूँ। ये जो नेता घूम रहे हैं ना, भजन लाल जी के पार्टी के हो चाहे अन्य पार्टियों के हो, इनका अगर आप रिकॉर्ड देखोगे ना तो महिलाओं ने इनके ऊपर मुकदमे कर रखे होंगे हर चीज़ को लेके। कितने महिलाओं के सम्मान करते हैं, किसी से छुपा नहीं है। और दूसरा, इस बात को आप ऐसे समझिए, हम ये कह रहे हैं कि बात बराबरी की करिए। बात बराबरी की इसलिए होनी चाहिए कि आप कह रहे हो कि हम 50% आरक्षण रीट लेवल 1 में दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भाई और जगह क्यों नहीं दे रहे हैं? आप सबसे पहले तो विधानसभा में 50% आरक्षण की बात करिए ना, लाइए ना 50% महिलाओं को बराबर में। और आपको महिलाओं के लिए अगर मैसेज देना है तो प्रदेश की मुख्यमंत्री किसी महिला को बना दीजिए, मैसेज जाएगा महिला सशक्तिकरण का। और दूसरा, जो सरकारी संस्था है, प्राइवेट संस्था है, वहां भी दीजिए ना 50% रिजर्वेशन। आप रीट लेवल 1 में मात्र एक छोटे से सेक्टर में आप 50% आरक्षण देने से क्या महिला सशक्तिकरण हो जाएगा? क्या महिलाओं पे हो रहे अन्याय रुक जाएंगे? क्या महिलाओं के साथ हो रही जो भ्रष्टाचार है, जो अन्याय है, जो बलात्कार है, वो रुक जाएंगे? नहीं रुक सकते ना। तो उसके लिए आपको सारे सेक्टरों में काम करना पड़ेगा। और ये एक सरकार का दिखावा है। मैंने माननीय नरेंद्र मोदी को पत्र भी अभी लिखा है कि अगर आप महिला सशक्तिकरण पे वास्तव में ही 50% आरक्षण देने की बात कर रहे हो तो आप सभी जगह करिए, आप पार्लियामेंट में भी करिए। नरेंद्र मोदी जी वहां कहते हैं हम महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कब देंगे। ये नहीं बताया उन्होंने, अभी भविष्य में देंगे। जब साहब आप 33% नहीं दिला पा रहे हो और आप यहाँ कर रहे हो 50% की बात। हम महिला हितैषी है, महिलाओं के साथ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक वर्ग के साथ में कुठारा गांठ क्यों? सब जगह कर दो, सब सेक्टरों में कर दो, तो महिला सशक्तिकरण हो जाएगा। उससे तो होने वाला नहीं है। तो ये भजनलाल सरकार का दोहरा मापदंड है, इनका एक दिखावा है मात्र वोट बैंक के लिए। लेकिन इससे वोट भी नहीं मिलेंगे, इससे नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि इसका पीछे कारण भी है कि आप 50% दे रहे हो, चलो मान लिया। 20% महिला पढ़ने में होशियार भी होती है, वो जनरल क्वालिफाई करती है, 70% हो जाती है उनकी भागीदारी। दूसरा, फिर आप देखोगे कि जो पुरुष वर्ग है बेचारे, जो BSTC कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके पास में क्या बचता है कि PH का कोटा है, स्पोर्ट का कोटा है, एक्स आर्मी मैन का कोटा है, तो 15% के कोटे में चले गए। जब अगर 100 में से 15 सीटें अगर BSTC करने वाले युवाओं को मिल रही है तो फिर आपको एक नोटिस भी निकालना चाहिए कि राजस्थान में हम युवाओं को BSTC नहीं कराएंगे। क्लियरिटी होनी चाहिए कि इनको हम नहीं कराएंगे। फिर मैं तो कह रहा हूँ अगर रीट लेवल 1 में आप महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हो तो फिर 100 ही कर दो ना पूरा। किसने रोका? 100 कर दो। युवाओं से मना कर दो कि BSTC मत करो, B.Ed कर लो, आप वहाँ लग जाओ। तो आप युवाओं को BSTC भी करा रहे हो और एक तरफ आपने उनका रास्ता भी रोक दिया, तो ये तो अन्याय है ना। फिर बात तो बराबरी की करो कम से कम आप। तो ये पूरा एक प्रकार से छलावा है, एक दिखावा है झूठा, इसके अलावा कुछ नहीं है। कहीं न कहीं मतलब आपके कहना का मतलब है कि महिलाओं को आगे बढ़ाकर युवाओं को रोका जा रहा है। महिलाओं का आगे बढ़ाओ, लेकिन युवाओं का रास्ता तो मत रोको। इसके साथ ही आप युवा नेता हो,
पिछले कई समय से बात करें तो छात्र संघ चुनाव को लेकर हमेशा से मुद्दे उठते आ रहे हैं। कई लोगों ने प्रदर्शन भी किए, कई नेताओं ने इसको लेकर मुद्दे भी उठाए, लेकिन अभी तक छात्र संघ चुनाव है जो रोके गए हैं। उसको लेकर इसको आप किस तरीके से देखते हो, होने चाहिए नहीं होने चाहिए? क्योंकि कहीं न कहीं युवाओं की जो छात्र है उनकी राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखो उनकी शुरुआत वहीं से होती है। देखो ऐसा है, जो मैं बात कर रहा हूँ ना आज, इस पर किसी ने बात नहीं करी होगी और कोई इस पर ध्यान देना ही नहीं चाहता। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, पहली बात तो मैं इसके पक्ष में हूँ क्योंकि मैं भी छात्र हूँ, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, लेकिन मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूँ कि छात्र नेता वो बने जिसके पास में 50 फॉर्चूनर हो, 10 डिफेंडर हो। भाई एक किसान का बच्चा कैसे छात्र नेता बनेगा? ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। किसान का एक भी बच्चा छात्र नेता नहीं बन रहा। ये सारे लोग पैसे वाले लोग हैं। आज आपको मैं कह रहा हूँ कि एक किसान के बच्चे के पास में फॉर्चूनर कहाँ है, डिफेंडर कहाँ है? नहीं है ना साहब, गरीब लोग हैं। आप छात्र संघ के चुनाव कराओ, लेकिन जेएनयू की तर्ज पे कराओ। एक भी गाड़ी की जेएनयू में जरूरत पड़ती है क्या? बौद्धिक क्षमता के आधार पे कराओ, डिबेट प्रतियोगिता के आधार पे तय करो कि छात्र संघ का अध्यक्ष कौन बनेगा। इस बात से तय मत करो कि 50 फॉर्चूनर होगी काफिले में, वो अध्यक्ष होगा राजस्थान विश्वविद्यालय का। राजस्थान विश्वविद्यालय के जो अध्यक्ष बने हैं उनको ये नहीं पता कि राजस्थान के जो युवा है, जो विश्वविद्यालय के युवा है, उनकी समस्या क्या है। कितनों की समस्या का समाधान कर दिया इन्होंने। ये फिर बड़ी, अभी तो 50 फॉर्चूनर हैं, जब ये चुनाव लड़ते हैं फिर 100 हो जाती है, फिर अध्यक्ष बनने के बाद कहते हैं हम तो रैली अध्यक्ष, हमें कोई मतलब ही नहीं है। भाई असली लड़ाई तो बेरोजगारों की हम लड़ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ना। लेकिन जब छात्र संघ चुनाव की बात आती है तो इस बात को हमें देखना चाहिए कि जो कमेटी की जो गाइडलाइन है वो फॉलो नहीं होती। 5,000 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, ये कमेटी कहती है। लेकिन कहाँ, लोग तो साहब 10-10 करोड़ 20 करोड़ लगा देते हैं। कहाँ से आ रहा है वो पैसा? कौन दे रहा है वो पैसा? कभी आपने जेएनयू के चुनाव देखे हैं छात्र संघ के? आपको देखने चाहिए। इतने डीयू के चुनाव देखो, जेएनयू के चुनाव देखो, वहाँ चुनाव होते हैं मुद्दों पे, तार्किकता पे, बुद्धिमत्ता पे, कि आप में कितनी आपकी बुद्धि है, आप कितना समझते हो, कितनी नॉलेज है। और जिस छात्र नेता की नॉलेज अच्छी होगी, जिसकी पढ़ाई अच्छी होगी, तो वही तो छात्रों की मदद करेगा। 50 फॉर्चूनर वाला कौन सी मदद कर देगा बेरोजगार युवाओं की, जो विश्वविद्यालय के युवाओं की क्या मदद कर देगा? वो तो गाड़ी से नीचे नहीं उतरेगा ना बढ़ने के बाद, ना बढ़ने से पहले उतरेगा। तो ये जो सिस्टम है, जो कल्चर है, जो ये हाईली जो कल्चर बना दिया, डेकोरम बना दिया गाड़ियों का, पैसाओं का, एक जो ये सिस्टम बनता जा रहा है, इसमें मैं आज कह रहा हूँ आपसे, कभी भी गरीब घर से आने वाला छात्र विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नहीं बनेगा। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि इस कल्चर को ही चेंज करना पड़ेगा। कल्चर को मैं चेंज होना चाहिए, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, मैं पक्ष में हूँ। बिल्कुल। जिससे गांव ढाणी से आने वाला किसान का बच्चा जो पढ़ने में अच्छा हो, जो मुद्दों को समझने में अच्छा हो, जो युवाओं की पीड़ाओं को समझने में अच्छा हो, वो जाके वहाँ का प्रतिनिधित्व करे, वो जाके युवाओं की पीड़ा को समझे। ऐसा नहीं हो 50 गाड़ी लेके आ गया, भाई ये 50 गाड़ी ले आया, ये 100 ले आया, भाई हम तो 100 वाले को वोट देंगे, 100 फॉर्चूनर है, 5 डिफेंडर है, 50 थार है। तो ये जो वीआईपी कल्चर जो बना है ना विश्वविद्यालय में, इस पर एक भी छात्र नेता बोलने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि सब गाड़ी वाले नेता हैं, दिमाग तो किसी में नहीं है। दिमाग होता तो जरूरत थोड़ी पड़ती, दिमाग नहीं है, बस गाड़ियाँ है। बाप के पास पैसा है, पैसा नहीं है तो हाईवे पर जमीन है 200 बीघा, 10 बीघा बेच दी, हो गया काम, बन गए नेता। तो ये जो कल्चर है ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और दूसरा ये भी है, विश्वविद्यालय में अध्यक्ष एक बनेगा, प्रत्याशी 100 हो गए, 100 के बाद सबके पास गाड़ियाँ है, हजारों 2-2 हज़ार गाड़ियाँ घूमती है जयपुर में। लोगों को कितनी समस्या होती होंगी, और बनना एक ही है, और उतने सारे लोग कर्जा करते होंगे, ज़मीन बेचते होंगे, लोगों को परेशान करते होंगे, तो वो भी तो ठीक नहीं है। सोसाइटी में गलत मैसेज जाता है। तो जो ये पैसे वाला जो छात्र संघ चुनाव का जो कल्चर राजस्थान विश्वविद्यालय में ये पैदा हुआ है, ये टूटना चाहिए। और एक गांव में बैठा व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं हो, लेकिन उसकी इच्छा हो कि मैं छात्रों के लिए लड़ाई लड़ूं, जिसका मन हो, जो समझदार हो, जो मुद्दों को उठाना जानता हो, ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए। आज जेएनयू का अध्यक्ष है बिहार का एक लड़का धनंजय, इतना गरीब व्यक्ति है जिसके पास में 100 रुपये भी नहीं रहे होंगे जब चुनाव लड़ा। अगर वो राजस्थान विश्वविद्यालय में होता, कभी अध्यक्ष होना था? बिल्कुल नहीं बन पाता। गाड़ियाँ नहीं थी उनके पास, गाड़ी है क्या, उसके पास मोटरसाइकिल नहीं है, वो कैसे बनता है अध्यक्ष? लेकिन वो कहाँ पे बना? जेएनयू में। कन्हैया कुमार अध्यक्ष बना, क्या था उसके पास में? उसकी माँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी, लेकिन बुद्धिमत्ता थी, मुद्दों की समझ थी, वहाँ डिबेट प्रतियोगिता होती है,
उनके आधार पर चुना जाता है कि हमारा नेता कौन होगा, और यहाँ गाड़ी के आधार पर चुना जाता है कि हमारा नेता कौन होगा। ये कल्चर टूटना चाहिए। बिल्कुल। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और भी कई मुद्दे हैं जिन पर हम बात करना चाहते हैं। एक अंतिम सवाल मेरा, एक राष्ट्र एक चुनाव, हाँ, और उसी को लेकर विपक्ष हमेशा, अभी जो सरकार है उसकी विपक्ष हमेशा ये कहती है कि आती है कि ईवीएम खराब है, ईवीएम के आधार पर वोट नहीं होने चाहिए, और उसी के साथ ही अब सरकार द्वारा है जो एक राष्ट्र एक चुनाव किया जा रहा है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? कहाँ तक सही? देखो मेरा नज़रिया तो अभी इतना है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है बीजेपी। तो मैं तो ये कहता हूँ, युवाओं के लिए लड़ता हूँ कि आप वन एग्जाम वन शिफ्ट की बात करो ना। आप 6-6 पारियों में 20 लाख बच्चों की परीक्षा कराते हो, समझो मेरी बात को। 20 लाख बच्चों की परीक्षा आप पे 6 पारियों में आयोजित होती है। 3 करोड़ लोगों के वोट आप एक दिन में करा देते हो। जब वन नेशन वन इलेक्शन की आप बात एक दिन में कर रहे हो, तो क्या आप 20 लाख लोगों की परीक्षा नहीं करा पाते क्या? क्या आपकी प्राथमिकता नहीं है युवाओं की परीक्षा कराना? क्या आपकी प्राथमिकता नहीं है युवाओं का भविष्य? तो बड़ी बड़ी बातें तो आप कर रहे हो लेकिन आपके पास जब परीक्षा कराने का सिस्टम नहीं है, तो वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कराओगे? कैसे संभव होगा? अगर आप के पास संसाधन जुटा लोगे और आप ऐसी व्यवस्था बढ़ाना चाहते हो तो अच्छी बात है, लोगों का समय बचेगा, दिक्कतें कम रहेंगी। बार बार वोट होते हैं, आचार संहिता लगती है, लोगों के काम रुकते हैं, लोगों को समस्या होती है, हर प्रकार की दिक्कत उठानी पड़ती है। तो इसके मैं पक्ष में हूँ, वन नेशन वन इलेक्शन के मैं पक्ष में हूँ। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन से काम नहीं चलेगा, वन एग्जाम वन शिफ्ट के भी सरकार को पक्ष में होना पड़ेगा, जिससे युवाओं को फायदा हो, तभी जाके ये चीज़ संपन्न हो पाएगी। नहीं बाकी तो आपकी फिर बातें ही है, बाकी उसमें फिर है कुछ नहीं। बिल्कुल। आपने देखा हमारे साथ मनोज जी मीणा थे, जिन्होंने साफ तौर पर बेरोजगार युवाओं के लिए ही बातचीत की है। इनका मुद्दा केवल ये है कि बेरोजगार युवा है वह कैसे आगे बढ़े, और इनको है जो किस तरीके से राजस्थान में और पूरे देश में प्राथमिकताएं मिले कि वो हमेशा आगे रहे, उसी को लेकर ही द खटक से मैं आपका साथी राजेंद्र सिंह, धन्यवाद।